ठीक है जी, ये बात पहले पढ़ती है, नहीं भी पढ़ती तो ये होना चाहिए आपके पास। अब हमारा मकसद इसको इनिशियलाइज करना है। क्या करना है? इसको इनिशियलाइज करना है। इसको जरा गौर से देखिएगा। इसके कंस्ट्रक्टर में क्या रिसीव हो रहा है? व्यू। इस व्यू को हम चेंज करेंगे किससे? यूजर सेल बाइंडिंग से। इसको देख लें, क्या करने लगा हूं, इस वाले व्यू को मैं चेंज करूंगा किससे? यूजर सेल बाइंडिंग से। व्यू की बजाय क्या लिखूंगा? लेआउट यूजर सेल बाइंडिंग। पहला काम मैंने क्या किया है, यहां पे जो व्यू आ रहा था उसकी जगह पे क्या लिखा है? लेआउट यूजर सेल बाइंडिंग। अब यहां पे एरर आना शुरू हो गया। यहां पे क्या आना शुरू हो गया? एरर। अब इस एरर को रिजॉल्व करते हैं। कहां पे एरर आया है? सुपर में। यहां पे आपने लिखना है आइटम व्यू डॉट गेट रूट। क्या लिखना है? गेट रूट। तो ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा। अब ये अगर आपको बाइंडिंग वाली सारी चीजें याद है ना, तो वो माइंड में होगा कि जब हम गेट रूट करते थे तो वो एक व्यू रिटर्न करता था, तो इसको वो व्यू चाहिए, वो व्यू इसको मिल गया। अब रह गई इसकी इनिशियलाइजेशन। अब इसकी इनिशियलाइजेशन हम करेंगे सुपर के बाद। हम लिखेंगे जी बाइंडिंग इज इक्वल टू आइटम व्यू, कि भाई जो भी इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा ना वो हमें इसका वेरिएबल पास करेगा, तो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर इसकी क्या कर देंगे? इनिशियलाइजेशन कर देंगे। तो हमारा मकसद इसकी इनिशियलाइजेशन था, वो इनिशियलाइजेशन हमने कर लिया है। जहां से मर्जी हो रही है हमें कोई कंसर्न नहीं है, जो वैल्यू यहाँ पे पास होगी वो हम इधर पास करेंगे और इसकी इनिशियलाइजेशन हो जाएगी। तो ये 3-4 लाइनों का कोड आपने कहां पे लिखना है? व्यू होल्डर में। जी ये कर चुके हैं। अगर ये काम आपका हो चुका है तो अब हम आते हैं अपने एडाप्टर क्लास के ऊपर। अब हम अपने एडाप्टर क्लास को सीधा करते हैं जरा, ठीक है। एडाप्टर क्लास में आपने करना ये है, आपने बनाना है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट इज अ क्लास, इसका वेरिएबल बना लें कॉन्टेक्स्ट। एक और वेरिएबल बना लें एरे लिस्ट। इसके अंदर कर लेंगे यूजर था, यूजर डिटेल था, हमने एपीआई के लिए यूज किया था। ये दो चीजें आपने बना लेनी है। एक क्या बनेगा? कॉन्टेक्स्ट। इसका मैं बताऊंगा रीजन क्या है कॉन्टेक्स्ट यूज करने की। ये एरे लिस्ट का आपको पता है, इस एरे लिस्ट के अंदर हमारा डाटा होगा जो हमने क्या करना है? डिस्प्ले करवाना है। इस एरे लिस्ट के अंदर क्या होगा? वो डाटा होगा जो हमने क्या करना है? डिस्प्ले करवाना है। ये दो चीजें होनी चाहिए। कॉन्टेक्स्ट बाद में आपको इसकी बेनिफिट पता लगेगा। कॉन्टेक्स्ट के लिए नॉर्मली हम यूज करेंगे जब हमने क्लिक वगैरह के इवेंट हैंडल करने होंगे, तो वहां पे हमें कॉन्टेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी बात। अच्छा अब जरा एक मेरी बात सुन लें। देखो हम पहले यूज करते थे एरे अडाप्टर। क्या यूज करते थे? एरे अडाप्टर को हम ऐसे बनाते थे, हम लिखते थे एरे अडाप्टर इज इक्वल टू न्यू एरे अडाप्टर। यहां पे पास करते थे, अगर आपको याद होगा, दिस। फिर लिखते थे एंड्रॉइड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट समथिंग, और फिर एंड पे पास करते थे अपना डाटा। ऐसे करते थे कि नहीं करते थे? तो रिकॉल करें तो हम इसी तरीके से काम कर रहे थे। अब एरे अडाप्टर नहीं यूज होगा, क्या यूज होगा? यूजर अडाप्टर। तो हम चाह रहे हैं कि हम ऐसे करें कि जब भी हमने इसको यूज करना हो हम इसको ऐसे यूज करें। हम लिखें यूजर अडाप्टर इज इक्वल टू न्यू
एडाप्टर और यहां पे लिखें दिस कॉमा डेटा। अब ये न्यू के बाद क्या कॉल हो रहा है, इसको क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर कहते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का आइडिया हो, ये है कंस्ट्रक्टर। और ये कौन से वाला कंस्ट्रक्टर है, ये है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। जो पहले क्या ले रहा है, दिस का मतलब है कॉन्टेक्स्ट और डेटा का मतलब क्या है कि ये क्या ले रहा है, एक एरे लिस्ट। तो इस क्लास में अभी कोई कंस्ट्रक्टर मौजूद नहीं है। हम इसके अंदर क्या बनाएंगे, एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। अब कंस्ट्रक्टर का बनाने का आसान तरीकाकार क्या होता है, इसके अंदर राइट क्लिक करो, जनरेट पे जाओ, कंस्ट्रक्टर पे क्लिक करो, आपको वो बताएगा ये कंस्ट्रक्टर बनाना चाह रहे हैं किस किस के लिए। तो हम इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। हम कहेंगे हमें कॉन्टेक्स्ट भी चाहिए और एरे लिस्ट भी चाहिए। तो हमने दोनों को करना है सेलेक्ट। दोनों सेलेक्ट हो गए, आपने साथ में क्या कर देना है, ओके का बटन प्रेस कर देना है। तो आपके पास ये एक कंस्ट्रक्टर बना देगा इसके अंदर, किस नाम से, उसी क्लास के नाम से जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको बिल्कुल उसी के ऊपर मैच करने जा रहे हैं कि जब आप उसको ऑब्जेक्ट बनाते थे तब भी तो आप कंस्ट्रक्टर कॉल करते थे, तो इस क्लास के अंदर भी हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब एक रह गई है लास्ट चीज, वो ये है कि देखो स्टार्ट में मैंने बात की कि होल्डर रख लेने से क्लास होल्डर नहीं बनती, उसको एक्सटेंड करना पड़ता है व्यू होल्डर से। एडाप्टर रख लेने से क्लास एडाप्टर नहीं बनेगी, इसको भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो हम यहां पे लिखेंगे एक्सटेंड्स, कहां पर, यूजर एडाप्टर के बाद एक्सटेंड्स रिसाइकलर व्यू डॉट क्या होगा, एडाप्टर। अब अगर आप एडाप्टर में देखें तो यहां पे क्या नजर आ रहा है, DH। DH का क्या मतलब है, व्यू होल्डर। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे आपको बतानी पड़ेगी अपनी क्लास जिसको आपने एज अ व्यू होल्डर बनाया है। तो हमारी क्लास का नाम क्या है, तो हम यहाँ पे ऐसे करके लिखेंगे और यहाँ पे अपनी क्लास का नाम बताएंगे। कौन सी क्लास है, यूजर व्यू होल्डर। लेकिन ये क्लास है कहां पर, ये इस क्लास के अंदर है ना। तो हम लिखेंगे यूजर एडाप्टर डॉट, यहां पे लिखेंगे जी यूजर एडाप्टर डॉट यूजर। तो ये स्टेटमेंट बनेगी। हमने कहा है कि यार आपने इस एडाप्टर की क्लास को एक्सटेंड करवाना है रिसाइकलर व्यू डॉट एडाप्टर से, लेकिन आपके पास जो व्यू होल्डर है वो ये वाली क्लास है। अब ये एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि इसने 3 मेथड इंप्लीमेंट करने हैं। कितने मेथड, 3। पहला XML का डिजाइन बनाना, दूसरा उसमें डाटा पॉपुलेट करना, तीसरा कितने सेल बनेंगे। कितने मेथड्स होंगे, 3। पहला सेल बनाना, दूसरा उस सेल में डाटा डालना, तीसरा काम क्या होगा, कितने सेल बनाने हैं, कितने सेल बनेंगे, जितनी इस लिस्ट में डाटा होगा। 5 सेल, 5 लिस्ट में डाटा होगा 5 सेल बनेंगे, 6 सेल में डाटा होगा 6 बनेंगे, 7 होंगे 7 बनेंगे, 8 होंगे 8 बनेंगे, 9 होगा 9 बनाएंगे। तो आपने करना क्या है, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्या ऑप्शन आ रहा है, इंप्लीमेंट मेथड्स। इंप्लीमेंट मेथड्स पे क्लिक करें तो 3 मेथड बता रहा है। पहला है ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, क्रिएट का फंक्शन। ऑन बाइंड व्यू होल्डर, जब डाटा बाइंडिंग होगी। गेट आइटम काउंट। 3 फंक्शन। ऑन क्रिएट, नाम से पता लग रहा है जब सेल बनेगा, सेल बनाना भी तो है ना, सेल बनेगा तो मेमोरी में आएगा तो नजर आएगा, अगर उसको मेमोरी नहीं असाइन हुई नजर आएगा नहीं। ये उस वक्त कॉल होगा, ये होगा बाइंडिंग के टाइम के ऊपर कि उस सेल में डाटा क्या डिस्प्ले करवाना है। ये होगा आपका एक टाइम कॉल, ये बार बार कॉल हो रहे होंगे। ये एक टाइम कॉल होगा, बताएगा कि भाई कितने सेल बनाने हैं। अगर ये रिटर्न करता है 1 सेल बनाना है, ऑन बाइंड 1 दफा कॉल होगा। ये कहता है 2 सेल बनाने हैं, ऑन बाइंड 2 दफा कॉल होगा। ये कहता है 3 सेल बनाने हैं, ऑन बाइंड 3 दफा कॉल होगा। आपने ओके कर देना है।
सबसे पहले आसान वाला लिख लेते हैं। आसान वाला कौन सा है? गेट आइटम काउंट। यहाँ पे क्या लिखेंगे? यूजर डिटेल, क्या नाम था उसका, ये यूजर सॉरी डिटेल एरे लिस्ट। हम लिखेंगे जी डिटेल एरे लिस्ट डॉट साइज। गेट आइटम काउंट में मैंने क्या लिखा है? डिटेल एरे लिस्ट डॉट साइज। ये डिटेल एरे लिस्ट कहां पर थी? ये स्टार्ट में बनाई थी कॉन्टेक्स्ट के साथ। बनाई थी कि नहीं बनाई थी? दूसरा आसान काम होता है बाइंडिंग वाला। दूसरा आसान काम क्या है? बाइंडिंग वाला। गेट आइटम काउंट से आगे बाइंडिंग पे चलें। वो बोलो ना, चलो तुम लोग को क्या फर्क पड़ता है, बस इकट्ठा ना जाना है। अब आप देखो, ये आपको होल्डर दे रहा है, होल्डर के अंदर बाइंडिंग पड़ी हुई है, अभी बनाई थी थोड़ी देर पहले, साथ में पोजीशन भी बता रहा है। यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एरे लिस्ट है, इसके अंदर एक 0 इंडेक्स पे डाटा पड़ा हुआ है, एक 1 इंडेक्स पे डाटा पड़ा हुआ है। जब ये इस एरे लिस्ट को स्क्रीन पे डिस्प्ले कराएगा, जब पहला सेल बनाएगा तो पोजीशन की वैल्यू क्या देगा? 0 देगा। तो मैं क्या करूंगा? एरे लिस्ट में से 0 इंडेक्स का डाटा उठा के इसमें डाल दूंगा। फॉर एग्जांपल इसमें नेम पड़ा हुआ है, इसमें डिटेल्स पड़ी हुई हैं, इसमें इमेज पड़ी हुई है, तो मैं इधर से नेम उठा के इधर नेम में डालूंगा, इधर से डिटेल उठा के इधर से डिटेल में, इधर से इमेज उठा के इधर से इमेज में रखूंगा। जब अगला सेल आएगा तो पोजीशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी ना। तो फिर मैं क्या करूंगा? 1 इंडेक्स का डेटा इधर डालूंगा। लेकिन ये डाटा मेरा पड़ा कहां पे हुआ है? एरे लिस्ट में। उस एरे लिस्ट का नाम क्या है? डिटेल्स एरे लिस्ट। और डिटेल एरे लिस्ट में एक इंडेक्स के ऊपर क्या चीज मौजूद है? यूजर डिटेल्स का ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे करूंगा क्या? मैं लिखूंगा, मैं कहूंगा जी यूजर डिटेल obj इज इक्वल टू डिटेल एरे लिस्ट डॉट गेट, और यहाँ पे दूंगा पोजीशन। इससे करेगा क्या? जब ये ऑन बाइंड पहली दफा कॉल होगा, पोजीशन होगी 0, 0 पोजीशन का डेटा किस में चला जाएगा? obj में। जब नेक्स्ट टाइम कॉल होगा, पोजीशन की वैल्यू क्या होगी? 1, 1 के केस में डाटा कहां पे आ जाएगा? obj में। अब यहाँ पे अगर आप ले आए, इसका कोई बेनिफिट नहीं है जब तक आप उस डाटा को फ्रंट एंड पे डिस्प्ले नहीं करते। तो हम लिखेंगे होल्डर डॉट बाइंडिंग डॉट क्या था? टेक्स्ट व्यू नेम डॉट सेट टेक्स्ट। यहाँ पे कहां से डाटा आएगा? obj डॉट यूजर नेम। होल्डर डॉट बाइंडिंग डॉट टेक्स्ट व्यू डिटेल्स डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे लिखेंगे obj डॉट, फिलहाल मैं पासवर्ड डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो देखें होल्डर में बाइंडिंग पड़ा हुआ है, बाइंडिंग में हर एक की वैल्यू पड़ी हुई है। तो जो भी ऑब्जेक्ट आपके पास आएगा वो इधर मिल गया। अब आप अपनी मर्जी के मुताबिक जिसको जो वैल्यू असाइन करना चाहें कर सकते हैं। इमेज हमारे पास है नहीं, इस वजह से इमेज में असाइन नहीं कर रहा। अगर 3-4 चीजें और होती तो वो भी मैं यहाँ पे क्या कर रहा होता? 1 बाय 1 असाइन कर। अब एक लास्ट चीज रहेगी, और वो क्या है? वो है ऑन क्रिएट वाला। यूजर ऑन क्रिएट में आ जाओ। ऑन क्रिएट में बनेगा क्या? उस पर्टिकुलर व्यू का ऑब्जेक्ट। कौन से व्यू का? उस XML फाइल का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेआउट सेल बाइंडिंग, बाइंडिंग इज इक्वल टू
जरा सुन लो यार, फिर उसके बाद ब्रेक करते हैं। देखो हमने क्या किया है, वो जो लेआउट यूजर सेल बाइंडिंग है ना, उसकी अब इनिशियलाइजेशन करनी है, ठीक है। तो उसका वेरिएबल बनाया। अब उसी का एक फंक्शन है डॉट इन्फ्लेट का। मैंने पहले भी बताया था कि इन्फ्लेट का मतलब क्या है, कन्वर्ट XML टू जावा व्यू क्लास। आपके पास XML को इक्विवेलेंट जावा क्लास में कन्वर्ट करने का जो मैकेनिज्म होता है ना, वो क्या होता है, इन्फ्लेट कहलाता है। अब अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हम इसके अंदर लिखा करते थे गेट लेआउट इन्फ्लेटर। कहीं पे कोई याद है या याद नहीं है तो किसी एक्टिविटी में जाके देख लें, आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा होगा, लेआउट इन्फ्लेटर। अब गेट लेआउट इन्फ्लेटर यूज होता है अगर आपकी क्लास जो है वो एक्टिविटी को एक्सटेंड कर रही हो। हमारी क्लास एक्टिविटी को एक्सटेंड नहीं कर रही, तो इसलिए फिर हम यूज करते हैं लेआउट इन्फ्लेटर के। लेआउट इन्फ्लेटर लेकर आओ, कहां से लेकर आना है, लेआउट इन्फ्लेटर को लेकर आओ, लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम। फ्रॉम में हमने क्या पास किया है, कॉन्टेक्स्ट। और हमने बात की थी कि जब हम इस क्लास को ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो क्या पास करेंगे, दिस। तो दिस का अगर मैं मेन एक्टिविटी में हूं तो दिस का मतलब क्या है कि ये मेन एक्टिविटीज को पास हो जाएगा कॉन्टेक्स्ट के तौर पे। तो वो लेआउट इन्फ्लेटर कहां से लेकर आएगा, मेन एक्टिविटी से। अगर आपकी एक्टिविटी डिफरेंट है तो वहां से लेकर आएगा। दूसरा ये है कि इस पर्टिकुलर का पेरेंट कौन होगा, तो हमारे पास जो सेल है वो कहां पे डिस्प्ले होना चाहिए, रिसाइकलर व्यू में ना। तो बोलो भाई, तो इसका मतलब ये है कि इस सेल का पेरेंट कौन है, रिसाइकलर व्यू। तो वो हमने पेरेंट असाइन किया है। ये अटैच टू रूट मैंने फॉल्स किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर इसके ऊपर कोई इवेंट अगर होता है तो वो पेरेंट को बताना है कि नहीं बताना। तो हम कह रहे हैं कि यार इसके ऊपर अगर कोई इवेंट अगर होता है तो पेरेंट को इन्फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये इसका पूरा का पूरा मकसद है। अब करना ये है कि हमने यहाँ से रिटर्न नल नहीं करवाना, बल्कि क्या रिटर्न करवाना है, यूजर होल्डर का ऑब्जेक्ट। तो मैं इस नल की जगह पे यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न न्यू यूजर होल्डर। और यूजर होल्डर को मैं खाली भेज नहीं सकता, क्योंकि यूजर होल्डर के मैंने कहा था कि यूजर होल्डर के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है जो आपसे क्या रिसीव करेगा, बाइंडिंग। किस टाइप की, सेल बाइंडिंग टाइप की। तो अब आपका ये जो कोड है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये यहाँ से ऑब्जेक्ट बनाएगा, यूजर होल्डर को पास करेगा। यूजर होल्डर में अगर आप देखें तो यूजर होल्डर में वो यहाँ पे रिसीव करेगा आइटम व्यू के अंदर, और इससे अपने बाइंडिंग को इनिशियलाइज कर लेगा। एक्चुअली जब आपके पास ऑन क्रिएट कॉल होगा तो एट दैट टाइम आपके पास वो एक सेल जो है वो क्या हो रहा होगा, बन रहा होगा। तो ये था इसका कोड। इसमें अगर आपको कुछ समझ आई हो, थोड़ी थोड़ी आई है, अगर तुझे थोड़ी थोड़ी आई है फिर तो इनको बहुत ज्यादा आई है। हाँ ना, क्योंकि तूने ग्रासिक तो तूने ली ना।